कोई टुकड़ा है, अब वो आपकी कान की सूचनाओं को क्या कर रहा है, ले जा रहा है। अब वो कान की सूचनाओं वाले जो जीन है, जो वहां पर जो नाइट्रोजन क्षारक है, अगर वो टूट कर पीछे रह गए तो अगली पीढ़ी में तो भैया कान ही नहीं आएंगे, क्योंकि जो कान बनाने वाले जो जीन थे वो तो पीछे रह गए, वो अगली पीढ़ी में गए नहीं। तो भैया अगली पीढ़ी में जो बच्चे पैदा होंगे वो बिना कान के होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया क्रोमेटिन जाल के रूप में हम सूचनाओं को डायरेक्ट नई पीढ़ी में नहीं भेज सकते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया इस क्रोमेटिन जाल को पहले गुणसूत्रों में हमें बदलना पड़ेगा, यानी कोशिका अपने आप ही इन गुणसूत्रों में इसको बदल देती है। तो इसका संघनन हो जाता है, और संघनन होने के बाद में इस केंद्रक के अंदर, अब मैं सीधा यहां पर सीधा इसी को जूम करके दिखा रहा हूं आपको, बाहर का मैं नहीं बता रहा। तो इस केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन जाल है, ये क्या हो जाता है, गुणसूत्रों में बदल जाता है। यानी ये जाल अब किस में बदल गया? गुणसूत्रों में। अब आप कहोगे सर गुणसूत्र इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, यहां तो क्रोमेटिन जाल था। तो भैया इसी के अंदर ही क्रोमेटिन जाल कुंडलित रूप में रहता है, यानी जो इनके जो गुणसूत्र है इसी में ये फोल्डिंग रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी में इसी को गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहां पर क्या बन जाते हैं? गुणसूत्र बन जाते हैं। अब इसी प्रोफेज के अंदर इसी के साथ साथ में गुणसूत्रों का तो निर्माण हमने कर लिया, लेकिन इसी गुणसूत्रों के साथ साथ एक क्रिया यहां पर और होती है। वह क्रिया क्या होती है कि इसके अंदर पाए जाते हैं तारक काय। ठीक है, तो इस तारक काय का भी यहां पर क्या हो जाता है, कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है? तारक काय पाई जाती है। और कुछ जो जीव है या जंतु जो पादप है उनके अंदर तारकाय अनुपस्थित होती है। जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट है, पुष्पीय पादप होते हैं, तो पुष्पीय पादपों की कोशिकाओं में तारकाय अनुपस्थित होती है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर ये तर्कु तंतु यानी वहां पर ये सेंट्रोमियर यानी जो है वो दिखाई देते हैं। विभाजन अवस्था में ये चीज दिखाई वहां पर देती है, जबकि अनुपस्थित होती है। तो ये तारकाय क्या होती है, यहां पर से विभाजित होती है, विभाजित होकर यहां पर से दो तारकाय का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है, यानी इसका भी विभाजन होता है। और जो दूसरी तारकाय है ये क्या कर लेती है? विपरीत ध्रुव पर चली जाती है, यानी ये दूसरे ध्रुव पर आकर चली जाएगी। एक तारकाय तो ऊपर, एक तारकाय नीचे। तो अगले डायग्राम में अगर आपको मैं समझाऊं तो अगले डायग्राम में ये तारकाय क्या हो जाती है, एक तो ऊपर सेट हो जाती है और एक नीचे की साइड, यानी डिफरेंट पोल पर ये स्थित हो जाती है। और इसी से छोटे छोटे जो तर्कु तंतु है, स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और यहां पर बीच में क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। यानी यहां पर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो यहां तक की जो प्रावस्था है, प्रोफेज है, क्या हुआ? जीवन के अंदर क्रोमेटिन जाल में वृद्धि हुई। फिर प्रोफेज अवस्था आई, प्रोफेज में क्रोमेटिन जाल की क्या बने? गुणसूत्र। यानी क्रोमेटिन जाल से किसका निर्माण हुआ? गुणसूत्रों का। यानी क्रोमेटिन जाल का क्या हुआ? कुंडलन हुआ, यानी उनका संघनन हुआ, तब जाकर क्या बने? गुणसूत्र बने। और साथ में क्या हुआ? फिर तारकाय थी, तारकाय ने डिफरेंट पोल पर जाकर अपनी पोजीशन ले ली, यानी इसमें भी विभाजन हुआ, विभाजन से वो डिफरेंट पोल पर जाकर अपनी पोजीशन ले ली। अब आती है मेटाफेज। अब क्या होंगे? तर्कु तंतु क्या होंगे इनके, ठीक है, इन गुणसूत्रों से ये जुड़ जाएंगे, इन गुणसूत्रों से ये जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में इन गुणसूत्रों को ये क्या करेंगे? एक बीचों बीच एक प्लेट पर लेकर आएंगे, जिसका नाम होता है मेटाफेज प्लेट। यानी एक निश्चित पोजीशन पर ये गुणसूत्र आकर चले जाएंगे, जिसी को कहा जाता है मेटाफेज। और यहां से ये तर्कु तंतुओं के माध्यम से जुड़ रहेंगे। ठीक है, इस अवस्था को मेटाफेज कहा जाता है। अब मेटाफेज में जैसे ही गुणसूत्र जाएंगे तो मेटाफेज प्लेट पर इनका क्या होता है भैया? जीन विनिमय होता है। यानी यहां पर गुणसूत्रों में क्या होता है? जीन विनिमय होता है। मेटाफेज का सीधा सा सबसे बड़ा जो रोल होता है वह जीन विनिमय का ही होता है।
क्योंकि बिना मेटाफेज के ये आपस में एक दूसरे के जीनों को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि इनके सिस्टर क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद में इनके सिस्टर क्रोमोसोम जब आपस में मिलते हैं तो उनकी सूचनाएं क्या होती, आदान प्रदान होती है, जिससे क्या होता है, जीन विनिमय होता है। यानी यहां पर गुणसूत्रों की सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसी से इन गुणसूत्रों की जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसी से नई सूचनाएं लगातार नई पीढ़ी को मिलते रहती है। अगर इनका जीन विनिमय यहां पर ना हो, अगर मेटाफेज अवस्था को अगर डिलीट मार दिया जाए तो फिर कभी भी नई पीढ़ी में नए लक्षणों का विकास नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीन विनिमय की क्रियाएं संपन्न होती है। तो मेटाफेज प्लेट पर जाकर यहां पर क्या होता है, गुणसूत्र आपस में ज्वाइंट होते हैं, यहाँ पर काइस बेटा बनते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जीन विनिमय की क्रियाएं संपन्न होती है। अब जैसे यहाँ पर जीन विनिमय की क्रियाएं संपन्न हो जाती है तो उसके बाद की जो प्रावस्था आती है वो आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जाता है कि यहाँ पर जीन विनिमय जैसे ही हुआ तो इस अवस्था में यहाँ पर क्या हो जाता है कि सिस्टर क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी जो यहां से अब ये अलग हो जाते हैं, यानी ये डिफरेंट अपने पोल्स की ओर वापस से आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट से हटकर। और इनका जो पीछे का सिरा है, यानी जो इनका मुख है, वो तो क्या होता है, पोल की तरफ होता है, और जो इनके जो सिस्टर क्रोमोसोम्स के फाइबर है ये क्या होते हैं, मेटाफेज प्लेट की साइड पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से एनाफेज में क्या हो जाता है, यहां पर जुड़ने के बाद में यहां से क्या हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद में ये अलग अलग पोल्स पे वापस से खींच लिए जाते हैं, और खींचने के बाद में फिर आती है टीलोफेज। तो यहां पर ये कोशिका है और इसके अंदर एक केंद्रक वाला पोर्शन, क्योंकि कोशिका में इसमें एक काम और होता है कि जब गुणसूत्र बन जाते हैं, समझना वापस यहाँ पे, जब गुणसूत्र बन जाते हैं तो फिर यहां पर केंद्रक जो होती है, केंद्रक के बाहर की जो परत होती है वो विलगित हो जाती है, वो लिए ठीक है गुल जाती है। इसी कारण से अब यहाँ केंद्रक की कोई संरचना नहीं होती, पूरी कोशिका में ये क्रिया चलती है। फिर केंद्रक वंद्रक यहाँ पर नहीं होता और केंद्रिका भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब यहां पर क्या होगा, डिफरेंट पोल्स पर ये चले गए। अब जाने के बाद में जब टीलोफेज आएगा तो टीलोफेज में जो कोशिका होगी, अब यहां पर ये क्या होगी, दो पार्ट्स में बट जाएगी, यानी इसके जो क्रोमोसोम्स होंगे ये ठीक है, ये वापस से आकर ये एक नया क्या बना लेगी, अलग से कोशिका का निर्माण करेगी और दूसरी अलग से कोशिका का निर्माण करेगी, यानी डिफरेंट पोल का इसके ऊपर क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति चढ़ जाएगी। तो यानी वापस से इनके ऊपर किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। और कोशिका भित्ति का, इसमें भी कोशिका भित्ति का, ये वाली कोशिका भित्ति और इसके सॉरी कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर भी कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है, यानी इनके बाहर एक झिल्ली बन जाती है और बीच में से फिर इसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। यानी टीलोफेज में ये पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विभाजन अवस्था को प्राप्त करती है, यानी यहां पर पूर्ण रूप से इसका विभाजन हो जाता है। तो यहां पर अब दो नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसमें बराबर बराबर क्या है, गुणसूत्रों की संख्या होती है, और गुणसूत्रों की संख्या होती है तो इस प्रकार से कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। अब ये विभाजन तीन प्रकार का होता है, विभाजन भी ये कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। एक तो होता है असूत्री, एक होता है समसूत्री, और एक होता है अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन क्या होता है, असूत्री विभाजन का मतलब यह होता है कि जिनमें गुणसूत्रों को किसी भी तरह से काम में नहीं लिया जाता, यानी वहां पर गुणसूत्रों का कोई रोल नहीं होता है। ऐसा विभाजन जो गुणसूत्रों के बिना होता है उसे कहा जाता है असूत्री विभाजन। अब यहां गुणसूत्रों का मतलब क्या है कि कोशिका में क्या होता है, एक छोटा सा बड बनता है, बड ठीक है, एक छोटी सी कोशिका है और इस कोशिका में क्या हो जाता है, एक छोटा सा या बड बन जाता है ऊपर साइड पर एक, और ये बाद में क्या हो जाता है, अलग होकर एक नई कोशिका का क्या कर लेता है, निर्माण करता है। यानी इसमें किसी भी तरह के गुणसूत्रों की आवश्यकता नहीं होती असूत्री विभाजन में।
समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है? समसूत्री विभाजन का मतलब सीधा सा ये ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, यानी पुत्री कोशिका की संख्या, पुत्री कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के एकदम समान होती है। जैसे मात्र कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो फिर पुत्री कोशिका में भी 46 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। और सेम टू सेम वैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। उस विभाजन के दौरान क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती, आधी हो जाती है। यानी मम्मी के अंदर अगर 46 गुणसूत्र है तो उसके बच्चे के अंदर कितने गुणसूत्र देगी वो ओनली 23 गुणसूत्र ही दे पाएगी, बाकी के 23 पिता से आते हैं। यानी वहां पर डिप्लॉयड कंडीशन ना होकर कोशिका में हैप्लॉयड कंडीशन में कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये विभाजन जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जनरली जनन कोशिकाओं के अंदर ही पाया जाता है। समसूत्री विभाजन काही कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। और इसी का नेक्स्ट पार्ट वापस से लेके आऊंगा जिसमें आपको तीनों विभाजन फुल डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। थैंक यू।